नमस्कार। मैं हूं हितेंद्र भदौलिया और अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कोरोना काल के इस दौर में अलग अलग विषयों के साथ आपसे रूबरू होता रहता हूं। अभी कुछ दिनों से इस विषय से जुड़े तमाम सारे मुद्दों के साथ एक्सपर्ट और दूसरे लोगों के साथ में आया हूं। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, हम बात कर रहे हैं अस्पतालों की, हम बात कर रहे हैं बेड की, हम दूसरे संसाधनों की बात कर रहे हैं। मगर एक दूसरी चीज जो इस दौर में हो रही है, जिस पर गंभीरता से अभी विचार नहीं किया जा रहा है, मगर उसके परिणाम आने शुरू हो चुके हैं, लोगों के जहन में वो चीज हो गई है, और वो है इस कोरोना काल के कारण बदलता मानव व्यवहार, मनोवृत्तियां, मनोस्थितियां, और भविष्य के बाद या पोस्ट कोविड की जो परिस्थितियां हैं उनको लेकर समाज विज्ञानी हो या जो उस पर स्टैटिक तौर पर काम करने वाले लोग हों, या जिस तरह से शोध व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, उन सबके लिए एक बड़ा खतरा ये सब की सब चीजें दिखाई दे रही हैं। हम क्योंकि लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने इलाके से जुड़ी चीजों को अपने लोगों के बीच में लेकर आए और अपने ही लोगों के साथ लेकर आए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि चाहे मैं पिछली बार डीके जैन साहब के साथ में आया हूँ, डॉक्टर डिल्लन के साथ में आया हूँ और दूसरे लोगों के साथ में, हम अपने स्तर पर अपने शहर में क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, उन्हीं सब चीजों को लेकर आता रहता हूँ। आज मेरे साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उनको देख रहे होंगे, अशोकनगर पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य और प्रसिद्ध काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर के एन झा साहब हैं। झा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए, और एक बहुत गंभीर विषय पर, जो मनो के अंदर का विषय है, बाहर से हटके बिल्कुल इस चीज को लेकर जो नई चीजें आ रही हैं उस पर बात करने के लिए। आप लगातार काउंसलिंग के लिए काम करते रहते हैं, मोटिवेशनल के लिए काम करते हैं, और कोरोना के समय में जो लोगों के व्यवहार बदल रहे हैं, जो लोग अस्पताल में जाकर देख रहे हैं या जो लोग घर पे बैठे हैं, सर, उनके साथ बड़ी दिक्कतें ये आ रही हैं कि कोरोना से रिलेटेड जो खबरें आ रही हैं उससे जो जुड़े जो भयावह आंकड़े हैं, या उससे जुड़ी तमाम सारी अफवाह कह लीजिए या ऐसी चीजें जो कोई प्रमाणिक नहीं होती, वो हमारे मस्तिष्क को बड़ी बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। हम घर बैठे अपने आप में चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, या उन चीजों को लेकर कई सारी चीजें मन में आ रही हैं। हम क्रोध में हैं, डर में हैं, तमाम सारे भय हैं, कई सारे प्रश्न जेहन में हैं। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि इन सब चीजों को अलग अलग करके बात करने के लिए मैं आपके साथ में हूँ? तो पहला सवाल, क्योंकि आप इन सबसे जुड़े हैं, तो जो अटेंडर हैं और जो मरीज हैं, उनका जो सामान्य व्यवहार था उस वो उसमें बदलाव आ रहा है। आज वो जा रहे हैं तो बड़े भयावह स्थिति में है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा पैनिक है, अस्पताल की व्यवस्थाओं को समझना नहीं चाह रहे हैं। तो शुरुआत मैं यहीं से करता हूँ कि अटेंडर और मरीज इस कोरोना के कारण या कोरोना का जो प्रभाव उनके मन पे है एक दूसरी बीमारी की तरह अलग से, तो उसको आप कैसे देखते हैं? नमस्कार भदौलिया जी। जैसा कि आपने अभी बताया, ये जो कोरोना या कोविड-19 का एक सुनामी की तरह सेकेंड वेव आई है हमारे यहाँ। बड़ी मुश्किल से हमने पहली वेव के बाद लोगों ने संभाला था। अब इसका जो परिणाम है दो तरह से, एक तो हमारे जो हेल्थ और मेडिकल सिस्टम है वो उससे बुरी कदर से प्रभावित हो रहा है, जूझ रहा है इसको संभालने के लिए। वो हमारा मेडिकल स्टाफ ट्रेंड है लोगों को डिजीज को ट्रीट करने के लिए, वो सिस्टम हमारा तैयार था। एक बात अलग है, ओवर बर्डन हो गया है। और इसका जो दूसरा पहलू है, ये परिस्थितियां एबनॉर्मल हैं, असामान्य हैं। इस समय ये सुनामी की तरह आई है कोरोना। इसका जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, ये बड़ा, इसका प्रभाव बहुत डीप रूटेड और बहुत लॉन्ग टर्म वाला रहने वाला है। इसके कारण जो मरीज जा रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा एक प्रकार से पैनिक वाली सिचुएशन में है। उनके साथ अटेंडर हैं वो भी बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, और उनका व्यवहार हॉस्पिटल में, मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें संभालना मुश्किल पड़ रहा है। तो इसको समझना पड़ेगा, इसके लिए कुछ हमें प्रयास करने पड़ेंगे, और जब तक हम ये नहीं करेंगे तो ये समस्या हमारी और ज्यादा बढ़ने वाली है आने वाले समय में। यहाँ मैं तीन तरह से इसको थोड़ा सा तीन कैटेगरी में इसको बांटना चाहूंगा। पहली जो कैटेगरी है इसमें, वो पेशेंट्स और उनके परिजन हैं। पेशेंट्स के मन में एक अज्ञात भय है कि वो जिस तरह से उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, या जो हमारे मीडिया उसको बम्बार्डमेंट कर रहा है न्यूज से, जहाँ पर डेड बॉडीज और जलती चिताएं, और इस प्रकार से उनको डरा दिया है कि वो मन में यही सोच के आता है जैसे ही कोरोना उसको होता है तो समझ पहले तो उसके मन में ये भय बैठ जाता है कि वो ठीक होकर भी आ पाएगा अथवा नहीं आएगा।
तो इसकी वजह से डॉक्टरों को उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल पड़ रही है, और उनके परिजन वो भी बहुत जोर से घबराए हुए हैं। तो खासकर ये जो समाचार लगातार कोलेस्ट्रॉल के बारे में आ रहे हैं, इनसे भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो इन लोग जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। वो खुद ही तय करने लगते हैं कि सीटी स्कैन करना है, ऑक्सीजन लगेगी, ज्यादा लगेगी, और वो डॉक्टर्स की फिर सुनते नहीं है। तो डॉक्टर्स का काम इससे मुश्किल होता जाता है। एक दूसरा वर्ग है हमारा, जो जिनके जॉब चले गए हैं या प्लेसमेंट की तैयारी करने वाले बच्चे, जिनको कि अभी भय है कि इस बार उनको प्लेसमेंट मिल पाएगा, या कंपटीशन के द्वारा एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने वाले लोग, उनको कैरियर को लेकर चिंता है। छात्र अपनी परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित हैं। तो भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं, ऐसे लोगों को भी शामिल कर सकते हैं जिनके रोजगार धंधों पर जो है मार पड़ी है। तो निश्चित रूप से ये लोग भी बहुत बड़ा वर्ग, लार्ज स्केल इसकी इतनी ज्यादा होने वाली है, तो इनको भी रिहेबिलिटेशन की जरूरत लगेगी। इनको भी एक इमोशनल जो इनका आउटबर्स्ट है, इनको कंसोल करना, इनकी हीलिंग करने की जरूरत है। और हम भारतीयों की थोड़ी आदत है कि हम लोग इमोशनल ज्यादा होते हैं, हम तार्किक रूप से बहुत कम व्यवहार करते हैं। तो इस समय में तो ये व्यवहार हमारा और ज्यादा इरेशनल होने वाला है। तो इसको समझना पड़ेगा, इसको टैकल करना पड़ेगा। उसके लिए हमें बड़े संख्या में काउंसलर्स की, क्लिनिकल काउंसलर्स की, साइकेट्रिस्ट की, इस तरह की मदद की जरूरत लगने वाली है। और तीसरा जो इसका एक और डायमेंशन है, वो है मीडिया। हमारे तमाम मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, एक इंफॉर्मेशन का उन्होंने इस कदर, सोशल मीडिया ने नुकसान ज्यादा किया है, इस कदर बम्बार्डमेंट कर रखी है, और अधिकांश जानकारियां अवैज्ञानिक हैं, अनकन्फर्म्ड हैं, भ्रामक हैं और नकारात्मक हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, जो लोग इस इंफॉर्मेशन को गंभीरता से इसको सही मान रहे हैं, इसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है इसका प्रभाव। उसके कारण जो पहले से ही हमारे डिस्टर्ब लोग थे, जो हमारे पेशेंट थे, या जो स्वस्थ लोग भी हैं, उनके ऊपर भी बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और इसके परिणाम स्वरूप एक तनाव है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, और कई प्रकार के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने वाले हैं। ये लोग स्वस्थ होने के बाद भी अस्वस्थ हो गए। अब आप देखिए, लगातार डेथ टोल के आंकड़े आ रहे हैं, और वो डेथ टोल के आंकड़े लोग ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे क्रिकेट का स्कोर और डेथ टोल के आंकड़े में उन्हें कोई फर्क नहीं लग रहा। और लगातार उनको जल्दी ये पॉजिटिव और नेगेटिव के आंकड़े से भी अपन जोड़ सकते हैं। लोग जो पॉजिटिव आंकड़ों को लेकर भी उतनी ही गंभीरता दिखा रहे हैं जो है। तो मेरे हिसाब से कुछ हमें मीडिया को इस तरह की जो सूचना है, इस तरह के जो समाचार हैं, इनको प्रसारित करने में जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए कि इस सूचना का क्या प्रभाव हो रहा है समाज पर, ये एक देखने की जरूरत है। और ये एक सेल्फ सेंसरशिप जैसी बात होनी चाहिए। ये भी बहुत डैमेज कर रही है हमारी सोसाइटी को। इसके कारण मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म में भी बहुत परिणाम खराब होने वाले हैं। और इसमें मुझे लगता है कि भविष्य में हम लोग इसकी जो प्रभाव है, सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या की प्रवृत्ति को भी देखने वाले हैं। और ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, निमहांस बंगलोर की स्टडी है कि हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होने वाले हैं कोरोना के जाने के बाद, उनके दुष्परिणामों को भी हमें डील करना पड़ेगा, उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये एक चिंता का विषय, एक सारोकार का विषय है, जिसको कि अभी हमें ना सोचना भी पड़ेगा और साथ में तैयारी भी करनी पड़ेगी कि इससे हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ और मैं ऐड करना चाहूंगा। इसका जरूरत है कि हम एक संस्थागत प्रयास के रूप में कुछ काउंसलर की टीम बनाएं, और एक टेली काउंसलिंग हेल्प सेंटर के माध्यम से या 1-to-1 काउंसलिंग अगर संभव हो सके, तो इससे हम पेशेंट्स की काउंसलिंग करें, उन्हें कुछ मेडिटेशन या कुछ धार्मिक हमारी आस्थाओं की मदद से उनको थोड़ा सा हीलिंग करने की कोशिश करें, और उनका एक जो भय सकारात्मक कर सकें या उनको बिल्कुल माहौल
पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और थोड़ा सा मुझे फिर वही बात कह रहा हूँ कि मीडिया को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये जो अनकंट्रोल्ड वे में जानकारी आ रही है, अभी मैं पढ़ रहा था, एक रिसेंट में अभी एक चल रही है व्हाट्सएप पर कि आने वाले 72 घंटे बहुत ज्यादा खतरनाक है, इंडिया में थर्ड वेव शुरू होने जा रही है, घर से बाहर ना निकलें। किसी ज्ञानी ने एक ज्ञान का अलग वो छोड़ रखा है कि साहब कपूर और लौंग के सूंघने से कोरोना नहीं होगा या ठीक हो जाएगा। तो ये अवैज्ञानिक बातें हैं। और इन सब से क्या हो रहा है कि हमारे बहुत सारे लोग इनको एक बहुत ही मतलब भरोसेमंद मानकर इस पर काम करना। सबसे बड़ी बात आप बता रहे थे कि मैं मीडिया से जुड़ा व्यक्ति हूं, मैं मीडिया के सभी आयामों में या सभी उसमें काम करने का अनुभव मुझे है। मैं तमाम सारे जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता हूं। मेरा खुद का अपना यूट्यूब चैनल है सारा सुना, जिसको आप जैसे बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को समर्थन भी कर रहा हूं आपकी कि हम लोग मतलब जो मीडिया के साइड होते हैं, जिनके पास जिम्मेदारी होती है कि चीजों को बेहतर तरीके से अच्छी तरीके से करना चाहिए, फिर अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं कर रहे। मैं कई अलग अलग जो है काम उसमें प्लेटफॉर्मों पर काम करता हूं, मगर उन लोगों के हिसाब से देखे जाए या वहां के कंटेंट देखे जाए तो उनके लिए इस समय आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों से जुड़ी चीजों पर ज्यादा गुंजाइश नहीं हो रही। इसलिए मैं वहां से उतरकर अपने फेसबुक पर और यूट्यूब पर आया हूँ। कोशिश ये कर रहा है कि अशोकनगर के लेवल पे, हमारे आसपास के लेवल पर, जब हमारी बात सुनने की स्थिति में, आपकी बात सुनने की स्थिति में, या शहर के या समाज के उन लोगों की बात जिनको माना जाता है, जिनको समझा जाता है, क्यों ना उनके भरोसे या उनके बहाने हम चीजों को सही तरीके से पेश करने की कोशिश करें। तो आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक भी रखता हूं और बड़ी चिड़ी भी है उस चीज से कि कई सारे लोग जो सुबह से शाम तक मोबाइल पर गुजार रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर या दूसरे माध्यमों पर, कुछ भी बिना सोचे समझे हर आने वाली सूचना को एक डाकिये की तरफ। तो जब रिपीटेशन होता है इन चीजों का, इन समाचार का, तो उसका जो दुख है, जो गम है, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया हुआ है, तो उनका दर्द, उनका जो एक पीड़ा है और मल्टीप्लाई, मैग्नीफाई हो जाती है। तो कोशिश की जाए कि हम कुछ एक अच्छी सकारात्मक कुछ थोड़ा सा हीलिंग करने की कोशिश करें उनके जो लॉस के कारण, उनके जो पर्सनल लॉस के कारण। तो ये बहुत बड़े इफेक्ट है। और मैंने आज भी महसूस किया, मैंने कोविड सेंटर को विजिट किया था, तो पेशेंट्स के साथ में जो परिजन आए थे बहुत बुरी तरह घबराए हुए थे। वहां जाकर उनके जो सुपरवाइजर हैं उनसे बहस करने लगे, सर यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ है, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन अटेंड करेगा। अब ये तो सेंटर की बात है। अब आप समझ सकते हैं कि यही जब पेशेंट और अटेंडेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो डॉक्टर्स के ऊपर कोविड वार्ड में दबाव तो क्या, तो हम डॉक्टर्स का भी थोड़ा सा बर्डन कम कर सकेंगे अगर ये एक व्यवस्थित इस प्रकार के हम एक व्यवस्था बनाएंगे जहाँ की हम उन मरीजों को, उनके परिजनों को एक विश्वास जीतने में मदद करेंगे कि आप सही जगह पर आए, आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा और आप खुद तय नहीं करें। सही बात कर रहे हैं आप। दो तीन चीजों को लेकर बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। एक तो यकीन रखना पड़ेगा हमको अपनी व्यवस्थाओं पर, भरोसा करना पड़ेगा डॉक्टरों को, और चाहे कोविड से पेशेंट हो या कोविड के मरीज के साथ में लोग वाले हो, आपको सकारात्मक रहना पड़ेगा, थोड़ा सा संयम भी बरतना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ये जो सनसनी है, आपकी जो जबरन की जो चीजों में खराब करने की स्थिति है, वो वहां की व्यवस्थाओं को और खराब कर सकती है। एक लंबे समय से आप काउंसलिंग कर रहे हैं, मोटिवेशन लोगों को करते हैं। मैं आप समाज का एक सवाल आपके पास रख रहा हूँ। बहुत सारे लोग अब घर में बंद है, टीवी उनके पास एक मात्र माध्यम है, और तमाम सारी घोषित अघोषित जो है सूचनाएं आ रही हैं, अप्रामाणिक सूचनाएं आ रही हैं, वो उनकी मनस्थिति को भी बहुत खराब कर रही हैं। हर घंटे उनमें जो है चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्रोध आ रहा है, व्यवस्था के प्रति दोष आ रहा है। जितना देख रहे हैं उसके हिसाब से जितनी स्थिति है उतना जो है खराब होता जा रहा है। तो अब एक बहुत बड़ा काम उन लोगों के लिए भी संभालना होगा, या उन लोगों के लिए भी जागरूकता का करना होगा जो घर बैठे हैं और चीजों को खराब तरीके से एक दूसरे के पास फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारे पास टीवी है तो साथ में रिमोट भी है, हमारे पास चॉइस है, हमारे पास एक, हम वो चीजें देखें जो हमारे लिए मनोरंजन, बात अलग होती है। हम इस न्यूज चैनल को मनोरंजन का साधन ना समझें। और दूसरी बात यह कि कुछ पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, हम कुछ आध्यात्म की तरफ मुड़े, कुछ साहित्यिक की तरफ मुड़े, और एक अच्छा जब सोच बनाएंगे तो निश्चित रूप से तो ये दौर भी निकल जाएगा। पर दौर से हम जितना प्रभावित होना चाहिए उससे कई गुना अलग तरह से प्रभावित हो रहे हैं हमारे अपने मनोविज्ञान के कारण। और ये मनोविज्ञान हमारा अपना खुद का पैदा किया हुआ है। ये सिचुएशन हमारी एक प्रकार से काल्पनिक तरह से हमने बनाई हुई है।
इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल करने की जरूरत है। हम पेशेंट्स के बिहेवियर को भी कंट्रोल करेंगे, उनको भी एजुकेट करेंगे, उनके परिजन को भी शिक्षित करेंगे, उन्हें बताएंगे कि भाई डॉक्टर्स को अपना काम करने दीजिए, अब खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिए। ये इधर उधर से भ्रामक जानकारी मिल जाती है, साहब ये इंजेक्शन लगा देंगे तो जान बच जाएगी, तो सारा भेड़ चाल उस इंजेक्शन के पीछे पड़ गए। जरूरत है नहीं है, ब्लैक चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ऑक्सीजन को लेकर तमाम सारी बात है इसमें। आपकी एक बात मैं जोड़ रहा हूँ कि तमाम सारे लोग इस तरह को अब ये बात कहने लगे कि जितनी सूचनाएं आपको कोविड को लेकर होनी चाहिए थी, जितनी जागरूकता कोविड को लेकर होनी चाहिए थी, आपके पास आ चुकी है। बचाव के भी वैज्ञानिक कारण आपके पास आ गए हैं, डॉक्टरों की सलाह अब आपके पास आ गई है। अब इन सब चीजों को छोड़ने का वक्त आ गया, इनसे दूर होने का वक्त आ चुका है। और अभी एक तीसरा जो मुद्दा आपने कहा था, चूंकि समय की अपनी बात बताया, मैं तीसरे मुद्दे पे जा रहा हूँ। कोविड से हम बाहर निकलेंगे, ये बिल्कुल तय है। हम जैसे सकारात्मक लोग इस बात को लेकर बैठे हुए हैं कि ठीक है, ये अपना प्रभाव दिखाया है, कितना दिखाएगा वो अपना काम करेगा, मगर इसके बाद भी इस जंग को जीती जाएगी। कितने लोग साथ में रहेंगे वो एक अलग विषय रहेगा। मगर पोस्ट कोविड की लेकर जो बातचीत हो रही है, अभी आपने कुछ देर पहले मुझसे जब बात की थी तब कह रहे थे कि बहुत बड़े लेवल पर जो जीव विज्ञानी है, समाजशास्त्री है, मानव विज्ञानी है, वो सब इस पर बातचीत करने लगे हैं, इसके आंकड़ों पर जो है, तथ्यों पर, चीजों पर जो है विवेचना करने लगे हैं। तो पोस्ट कोविड की जो भयावहता जो दिख रही है या उसको लेकर जो चीजें आ रही हैं, वो किस तरह की होंगी और उनके लिए क्या सकारात्मक चीजें, क्या अच्छा उनमें कर सकते हैं अब हम अभी से? बिल्कुल, ये जो हमारे ऊपर प्रभाव छोड़कर जाने वाला है, ये जो घाव हमारे ऊपर छोड़ जाने वाला है, इसकी हीलिंग करना पड़ेगी। और इसके लिए हमें फिर वही बात है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जो हमारे मनोविज्ञान के सामाजिक मनोविज्ञानी हैं, ये लोगों की काउंसलिंग करेंगे और बताएंगे कि भाई तमाम लॉस के बाद भी एक हम नया जीवन, नई चीज स्टार्ट करने की है। लोगों को पुनर्वास करने की जरूरत है, रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा। जिनके जॉब छिन गए हैं या जिनकी अपेक्षाओं में काफी दुनिया बदल गई है उनकी, उन लोगों को भी समाज से जोड़ना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग अलग थलग पढ़कर बहुत ज्यादा मतलब समझ लीजिए समाज से कट जाएंगे, समाज डिप्रेशन में जाएंगे और फिर ज्यादा अति में ये क्या बोलते हैं, आत्महत्या की तरफ प्रवृत्ति भी जाएगी। और ये आंकड़े भी अभी ये तो समाज शास्त्रीय अध्ययन से पता लगेगा, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ जाएंगे। कुछ सुसाइड नहीं करेंगे पर वो बहुत सारा डिप्रेशन में जाकर उनका भी नहीं, उस भाव का मतलब सोसाइटी, मतलब उसकी ये जरूरत नहीं सुसाइड करें, पर वो एक भाव अगर मन में आ रहा है कि क्या करेंगे, अब क्या होगा, इस जीवन का क्या होगा, तो ये सारे के सारे भाव हम अपने आप को जो है खत्म करने की तरफ जा रहे हैं, तो इन पर बचना होगा। बहुत बड़ा विषय है, आपके साथ में मैं बार बार भी जुड़ूंगा। आपने एक बहुत बड़ी चीज कही है कि आपको सोसाइटी से काउंसलर निकालना पड़ेगा, मनोचिकित्सक, मनोविज्ञानी निकालना पड़ेगा। और जिस लेवल पर ये चीज खराब कर रही है, अकेले शरीरों को खराब करती वो बात अलग है, महीने 2 महीने की कैरियर बाद में हम जो है दोबारा उसको रिकवर कर सकती, पर मन की स्थितियों को ये जो खराब कर रही है उस पर जो है बहुत लंबे समय तक असर डालने वाला है। मानव इतिहास जब लिखा जाएगा तो आज के बचे खुचे लोग इस कठिन दौर को अपने अपने तरह से लिखेंगे। मैं प्रोफेसर झा साहब की इस बात को थोड़े से आगे इसलिए बढ़ा रहा हूं कि अब जितने भी समाज सुधारक हैं, धार्मिक नेता हैं, शिक्षक खासकर इसमें है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या जो समाज को देखने का नजरिया रखते हैं, या जिनको लोग सुनना पसंद करते हैं, अब उनकी बहुत बड़ी ड्यूटी आ गई है कि डॉक्टरों के और पैरामेडिकल स्टाफ या दूसरे लोगों के बाद उनका एक बहुत बड़ा काम शुरू होने वाला है, समाज को संभालने का ये काम है। और दुनिया इस बात की गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है कि त्रासदियां आती रही हैं, इससे बड़ी बड़ी त्रासदियां आती रही हैं, पर व्यवस्था को संभालने वाले लोगों ने फिर उठकर खड़े होने का जज्बा पैदा किया है। तो मेरे आज के लाइव का उद्देश्य इतना ही था कि खराब होती व्यवस्थाओं के बीच में रोशनी कहां से निकाली जा सकती है, मोटिवेशनल कैसे किया जा सकता है, लोगों को पहले से और अच्छा और संयमित जीवन के लिए हम कैसे बात कर सकते हैं। मैं आपके साथ में बीच बीच में आता रहूंगा, आप अपनी इस तरह की रिसर्चों पर काम करते रहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं, आपके बड़े शिष्य रहे हैं पूरे शहर में और आसपास के लोगों में, और आप लगातार मोटिवेशनल को और काउंसलिंग को काम करते हैं, हजारों लोग आपको सुन और देख भी चुके हैं। तो जैसा आज आप मेरे साथ जुड़े और ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपने बताई, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद, और कुछ अच्छा करने के प्रयास में आप मेरे साथ में आए उसके लिए आपको साधुवाद। बहुत मौका अच्छा दिया आपने, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, थैंक यू सर। चलो 19.5 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई।